नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौतम आपका पुनः स्वागत करता हूं ज्ञान सागर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पिछला टॉपिक जो है हम रक्त पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले पार्ट में हमने रक्त के बारे में बात की और रक्त में हमने देखा कि रक्त में जो हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है उसमें धातु जो है वो लोहा जरूर होती है, लेकिन उसका खुद का रंग बैंगनी होता है। जबकि बंद कमरे में कोई व्यक्ति अगर सो रहा है और उसमें हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन दोनों की मात्रा कम होती है तो अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसके श्वास में जाने से उसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। ये चीज भी हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा रक्त की जो बेसिक बातें हैं, जो उसका इतिहास है कि उसकी पीएच कितनी है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है, स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, ये सारी बातें हम पिछले चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम कर चुके हैं। आज इसी चैप्टर का हम सेकंड पार्ट लेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो हम पढ़ा रहे थे उसी को। तो आप नोटबुक खोल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए नोट डाउन करना। जैसे जैसे मैं नोट्स बनाऊं वैसे वैसे आप भी नोट्स मेरे साथ अगर बनाएंगे तो यकीन मानिएगा किसी भी एग्जाम को आप फाइट कर सकते हैं। अभी जो ये बैच हमने शुरू किया है वो एसएससी का बैच है, तो इस बैच के क्लासों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने कंटिन्यू किया आरबीसी, रेड ब्लड सेल इसको कहते हैं, या फिर इसका नाम जो है वो रेड ब्लड कार्पसल्स है। एक बार वापस बात कर लेते हैं, सॉरी एक बार चलिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं इसको हम बोलते हैं। मस्ती के साथ पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेना है, ताकि सारी चीजें हमारे समझ में आए और आनंद से हम अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। देखिए दोस्तों, आरबीसी की अगर आकार की बात करें तो इसका जो आकार होता है वो होता है द्विअवतलीय। या तो आप द्विअवतलीय बोलेंगे दोस्तों, या फिर आप बोलेंगे डिस्क शेप्ड। डिस्क शेप्ड भी आप इसको बोल सकते हैं। डिस्क जैसी आकृति, इस तरीके से ये आरबीसी का शेप होता है, अंदर घुसा हुआ। ये वाला जो पार्ट है जो मैंने ऐसे बनाया है, इस तरीके का पार्ट जो है दोस्तों, ये हमारी आरबीसी का होता है। ध्यान से इसको हम समझेंगे। इसके अलावा आरबीसी की अगर बात करें, अगली जो आरबीसी की विशेषता है, रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल की जो विशेषता है वो क्या है कि जो स्तनधारी होते हैं, नोट डाउन करते जाइएगा, आप कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा। स्तनधारी जो होते हैं, जिनको हम मैमल्स बोलते हैं, इन मैमल्स की जो आरबीसी होती है, इनकी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है, उसमें दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता। ध्यान सुनिएगा, इसमें केंद्रक जो है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार ये सवाल आ चुका है। पिछले एसएससी के पेपर्स में, एसएससी 2012, 2014, इसके अलावा 2009 में काफी बार सवाल पूछा गया है कि आरबीसी में केंद्रक किन में नहीं पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, स्तनधारियों में नहीं पाया जाता है। लेकिन यहां पर दोस्तों एक छोटा सा अपवाद है। अपवाद क्या है? देखिए, दो ऐसे स्तनधारी हैं, मैं नाम लिख देता हूं। एक तो कैमल यानी ऊंट, जो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा एक प्राणी और है जिसका नाम है लामा। क्या नाम है? लामा है। तो ऊंट व लामा दो ऐसे स्तनधारी हैं जो स्तनधारी होते हुए भी उनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। तो ये सवाल भी आया हुआ है, पहले पहले उपस्थित होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अगर बात करें दो ऐसे स्तनधारी जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है तो उनका नाम है ऊंट व लामा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लें। द्विअवतलीय आरबीसी की शेप होती है, उभयोत्तल भी बोल सकते हैं, डिस्क शेप्ड भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने नीचे अलग से जो बात लिखाई उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ नोट डाउन करते चलें। नोट कर लिया होगा आपने। अगले पेज पर हम बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। देखिए आगे चले तो मैंने कहा, एक चीज मैंने आपको बताई कि जो आरबीसी है वो रक्त का मैक्सिमम पार्ट बनाती है, यानी सबसे ज्यादा पार्ट जो होता है रक्त का, जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है वो आरबीसी ही होता है।
हम जानते हैं रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी जो होती है दोस्तों वो रक्त का अधिकतम भाग बनाती है, मैक्सिमम पार्ट बनाती है। तो अगर मैं ये लिख दूं यहां पर आरबीसी की कमी, तो आप बोलोगे रक्त की कमी, क्योंकि रक्त का मतलब ही आरबीसी है, क्योंकि रक्त का अधिकतम पार्ट आरबीसी बना रहा है। तो आरबीसी की कमी बोले या रक्त की कमी बोले एक ही बात है। तो मैं आपको बताऊं, आरबीसी की जो कमी है वो दोस्तों कहलाती है एनीमिया। क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। डिजीज है, एनीमिया रोग है। अब ये एनीमिया रोग ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। क्योंकि हम सब जानते हैं, देखो क्वेश्चन को घुमा सकता है एग्जामिनर, हम सब जानते हैं कि रक्त में आयरन धातु होती है। मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया था कि रक्त में आयरन धातु पाई जाती है, लोहा धातु पाई जाती है। तो आरबीसी की कमी होगी, रक्त की कमी होगी, तो सीधी सी बात है उसके अंदर मौजूद लोहे की कमी भी होगी। तो डॉक्टर कई बार बोल देते हैं कि आप में आयरन की कमी है, आपको आयरन डेफिशिएंसी हो गया है, इसका मतलब आपको कौन सा रोग हो गया है? एनीमिया रोग हो गया है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके शरीर में आरबीसी यानी रक्त तो बहुत है, रक्त तो बहुत है, लेकिन उसकी सप्लाई ढंग से नहीं हो रही है, अपर्याप्त आपूर्ति है आपके शरीर में, इनसफिशिएंट सप्लाई है, पूरी तरीके से ढंग से आपूर्ति नहीं कर पा रहा है आपका शरीर। तो आपका जो नाम है, जो उस रोग को हम कहेंगे, उसका नाम है दोस्तों इस्कीमिया। क्या कहेंगे इसको? इस्कीमिया रोग कहेंगे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इस्कीमिया डिजीज बोलेंगे। आरबीसी की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया रोग, और आरबीसी यानी रक्त की कमी या आयरन की कमी क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक पार्ट हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा पार्ट एक चीज और लिख सकते हैं हम, अगर कोई पूछे कि ब्लड से संबंधित कैंसर क्या कहलाता है, रक्त से संबंधित कैंसर, साथ के साथ नोट डाउन भी करते चलेंगे आप, रक्त से संबंधित कैंसर क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे ल्यूकेमिया। क्या कहलाता है दोस्तों? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम जो है वो ल्यूकेमिया रोग है। यानी यहां पर हमने 3 रोगों के बारे में डिस्कस कर लिया जो ब्लड से संबंधित है। अगर ब्लड की कमी होती है एनीमिया, ब्लड की इनसफिशिएंट सप्लाई होती है इस्कीमिया, और अगर ब्लड से संबंधित कैंसर हो जाता है तो फिर कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। इस पेज पे हम इसी की बात करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, इसको उतारिए एक बार आप फटाफट, फिर हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अगले पेज पर हम चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए अभी हम बात करें अगर डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, ये कलर सही दिख रहा है क्या? ये वाला कलर सही दिख रहा है? डब्ल्यूबीसी की बात करें तो हम इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, है ना? व्हाइट ब्लड सेल याद कर लेते हैं कई विद्यार्थी, लेकिन इसका नाम है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों डब्ल्यूबीसी कहां बनती है, तो आप मैं बता देता हूं। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो आपका लीवर में भी हो सकता है, प्लीहा में भी हो सकता है। इसके अलावा जो येलो बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो जो होती है, यानी जो पीली अस्थि मज्जा होती है हड्डियों के अंदर, वहां पे हमारी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। जबकि बात करें डब्ल्यूबीसी की तो इसका निर्माण जो है आपका येलो बोन मैरो, लीवर या प्लीहा, तीनों में से किसी भी जगह हो सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों आरबीसी के आकार की, सॉरी डब्ल्यूबीसी के आकार की यानी शेप की, साइज की, तो मैं आपको बताऊं डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है, जो आकृति होती है दोस्तों, अनियमित होती है। कैसी होती है? अनियमित होती है। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे अमीबीय आकार होता है, अमीबा का आकार होता है, वैसा का वैसा अमीबा का जो आकार होता है उसके शरीर का आकार भी अनिश्चित होता है दोस्तों, उसके आकार का ही डब्ल्यूबीसी का आकार होता है। इसलिए मैंने यहां लिखा अनफिक्स्ड यानी अनियमित, इर्रेगुलर इसकी शेप होती है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे डब्ल्यूबीसी के बारे में दोस्तों, तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है, डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन है यानी जो जीवन काल है, वो दोस्तों होता है 4 से 7 दिन। जबकि हम सभी जानते हैं कि आरबीसी जो जीती है वो सबसे ज्यादा जीवन जीती है, और उसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन यानी 120 डेज उसका लाइफ स्पैन होता है। लेकिन यहाँ डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल बात कर रहे हैं हम, कितना होता है? 4 से 7 दिन होता है। ये भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद बात करें डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम,
तो दोस्तों WBC का एक नाम और है, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्योंकि WBC श्वेत है तो श्वेत को रंगहीन माना जाता है साइंस में, और रंगहीन को हम ल्यूको बोलते हैं, और साइट यानी सेल यानी कोशिका। तो WBC का दूसरा नाम जो है दोस्तों वो है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट है। इसके अलावा आगे बात करें WBC के ही बारे में, तो हम देख सकते हैं यहां पर जो WBC हमारी होती है उसका जो कार्य है दोस्तों वो होता है रोगाणुओं का भक्षण करना, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाना, या हम कह सकते हैं जो रोग पैदा करने वाले जो पैथोजेंस हैं उनको क्या करना दोस्तों? किल करना, जर्म्स को किल करना, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करना। ये काम जो है दोस्तों वो किसका है? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या WBC या श्वेत रुधिर कणिका का है। ठीक है, आगे हम WBC को दो भागों में बांटेंगे, आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लें। उसके बाद जो है हम आगे WBC को बांटेंगे दो भागों में, एक ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, चलिए फटाफट इसको आप लिखें एक बार, चलिए फटाफट उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए हमारी जो WBC होती है, यहां लिखा मैंने, उस WBC के दो प्रकार होते हैं। WBC को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो हमने बांटा दोस्तों वो बांटा ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा भाग जो है वो है एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, एग्रेन्युलोसाइट इसको कहते हैं दोस्तों कणिका में WBC, कणिका में WBC, और इसको हम कहते हैं अकणिका में WBC, अकणिका में WBC। ठीक है, अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, ग्रेन्युलोसाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेन्युलोसाइट जो है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। मैं एक एक का नाम लिख देता हूं यहां। इयासिनोफिल्स, इयासिनोफिल्स, इसके अलावा दूसरी होती है आपकी बेसोफिल, बेसोफिल बोल दें या बेसोफिल्स बोल दें एक ही बात है, और तीसरी जो होती है उसका नाम होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इयासिनोफिल्स, दूसरी जो है वो है बेसोफिल्स, और तीसरी जो है उसका नाम है दोस्तों न्यूट्रोफिल्स। यहां पर अब बात करें अगर एग्रेन्युलोसाइट की, तो एक नाम तो यहां पर निकल के आता है दोस्तों मोनोसाइट। जो अकणिका में है वो दो प्रकार की होती है, एक मोनोसाइट, और दूसरा अगर बात करें दोस्तों तो वो होता है लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहां बन सकते हैं। एक तो ये बनता है कि निम्न में से कणिका में WBC कौन सी है, अकणिका में WBC कौन सी है। दूसरा सवाल क्या बनता है, देखिए मोनोसाइट के बारे में हम बात करते हैं, तो मोनोसाइट जो है लार्जेस्ट WBC है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा WBC अगर कोई है तो वो दोस्तों मोनोसाइट है। कौन सा है? मोनोसाइट है। और सबसे छोटा जो WBC है वो आपका लिम्फोसाइट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट WBC लिम्फोसाइट, और लार्जेस्ट WBC वो कौन सा है? मोनोसाइट है। यहां हम लिम्फोसाइट को अगर आगे कैटेगराइज करना चाहें दोस्तों, तो लिम्फोसाइट भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और एक जो होता है मित्रों वो होता है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट यानी लसीकाणु जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, बी लसीकाणु यानी बी लिम्फोसाइट, और टी लसीकाणु टी लिम्फोसाइट। अगर हम बात करें दोस्तों बी लिम्फोसाइट की, तो बी लिम्फोसाइट जो होते हैं हमारे शरीर में एंटी बॉडीज बनाने का कार्य करते हैं। एंटीबॉडीज नामक प्रोटीन जो होती है उसको बनाते हैं बी लिम्फोसाइट। जबकि अगर बात करें टी लिम्फोसाइट की, तो जो एड्स होता है यानी जो HIV वायरस की वजह से एड्स बीमारी होती है, उसमें टी लिम्फोसाइट जो है, टी लिम्फोसाइट जो है वो डैमेज हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? डैमेज होती है। ठीक है, नीचे का दिख रहा होगा शायद आपको, नीचे का दिख रहा है बिल्कुल। दोबारा समझ लीजिएगा, WBC दो प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट, कणिका में और अकणिका में।
अकणिका में जो है वो दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगर हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मोनोसाइट। अगर हमसे पूछा जाएगा सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी कौन सा होगा, तो आप बताएंगे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को दो भागों में बांट दिया दोस्तों, एक आपका बी लिम्फोसाइट और एक आपका टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का कार्य है कि एंटीबॉडीज नामक प्रोटीन हमारे शरीर में बनाती है। और बात करें टी लिम्फोसाइट की, तो इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी विशेषता है कि एड्स जो रोग होता है, जो एचआईवी वायरस होता है दोस्तों, उस रोग में एचआईवी वायरस जो है टी लिम्फोसाइट को अपने चपेट में ले लेता है, और वो टी लिम्फोसाइट यानी सहायक कोशिकाएं, हेल्पर सेल जो है वो हमारे शरीर में नष्ट होने लगती है, जिसकी वजह से एड्स का वायरस का जो संक्रमण है वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है, और धीरे धीरे अनेक बीमारियों से प्रभावित होकर व्यक्ति की क्या हो जाती है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इधर आ जाएं इयासिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स में। तो मैं आपको बताऊं सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सा है, बेसोफिल है। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो डब्ल्यूबीसी है वो इयासिनोफिल और न्यूट्रोफिल दोनों ही है, लेकिन यहां पर हम इयासिनोफिल्स को ही लिखेंगे। सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी है वो इयासिनोफिल और न्यूट्रोफिल दोनों है, पर ज्यादा ये है। और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कौन सा है, बेसोफिल है। ठीक है, एक बार इसको उतारें, बहुत महत्वपूर्ण जो है ये इस पूरे चैप्टर का पार्ट है, डब्ल्यूबीसी की प्रकार। ठीक है, इसको उतारें, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, या एक बार स्क्रीनशॉट की व्यवस्था नहीं है तो एक बार इसको आप उतारें, फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हम चलते हैं। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए आगे जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक चीज आती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, हमको पता है कि हमारा जो रक्त है, यहां लिख देता हूं मैं, वो 3 कणिकाओं में बटा होता है। एक आपका आरबीसी, दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो है आपका प्लेटलेट्स। तो हमने आरबीसी की बात कर ली, डब्ल्यूबीसी की बात कर ली। प्लेटलेट्स के बारे में ज़्यादा जो है स्टोरी नहीं है, प्लेटलेट्स की ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें हम लिखेंगे। प्लेटलेट्स को एक तो आप हिंदी में जो है वो बिंबाणु कहते हो, कई बार हिंदी में आता है, या तो बिंबाणु बोलते हैं दोस्तों, या फिर इसको बोलते हैं पट्टिकाणु। या तो बिंबाणु बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, इसको पट्टिकाणु बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम और है साइंस में, थ्रोम्बोसाइट इसको बोलते हैं। आरबीसी जो होती है इसको आप इरिथ्रोसाइट बोलते हो, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी अभी मैंने बताया आपको, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये अन्य नाम इनके एग्जाम में आ जाते हैं। और प्लेटलेट्स जो है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों अगर प्लेटलेट्स के लाइफ स्पैन, यानी अगर हम बात करें जीवन काल की, तो इसका जीवन काल जो होता है वो होता है 3 से 5 दिन। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मेन कार्य है वो क्या है, तो दोस्तों इसका मेन कार्य है कि ये रुधिर का थक्का, किसका थक्का, रुधिर का थक्का, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हम कहते हैं, रुधिर का जमना, उसको जमाने में, रुधिर का थक्का बनाने में या रुधिर का थक्का जमाने में ये हेल्प करता है, सहायता करता है, कौन, प्लेटलेट्स। और हम एक चीज और यहां बना सकते हैं, एक सवाल डिजीज के हिसाब से एक सवाल बना सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार एड्स में डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है, टी लिम्फोसाइट की संख्या घट जाती है, उसी प्रकार से दोस्तों डेंगू जो रोग है, जो कि मादा एडिस एजिप्टियाई मच्छर के काटने से होता है, उस मच्छर के काटने से जो डेंगू रोग होता है, उस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या आवश्यकता से अधिक घट जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। अगर दोस्तों सही समय पर प्लेटलेट्स ना चढ़ाई जाए, व्यक्ति को इलाज ना मिले, तो उसको जो है मृत्यु की संभावना भी उसकी अधिकतम रहती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बात करें प्लेटलेट्स की, बिंबाणु की,
और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अनुपात की, तो मैं आपको बताऊं, यहां पे लिखते हैं हम आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अगर अनुपात आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इनकी संख्या का अनुपात आपस में क्या है, तो आप बताएंगे दोस्तों, एक सेकेंड, 600 अनुपात 1। यानी अगर आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी कितनी है, 1। अगर आरबीसी 1200 है तो डब्ल्यूबीसी कितनी है, 2। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले पेज पे कि सबसे ज्यादा रक्त का मैक्सिमम पार्ट अगर कोई बनाता है तो वो दोस्तों रुधिर कणिकाओं में कौन बनाता है, आरबीसी बनाता है। पूरे रक्त का मैक्सिमम पार्ट बनाएगा प्लाज्मा, लेकिन रुधिर कणिकाओं, रक्त में रुधिर कणिकाओं का मैक्सिमम पार्ट जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, आरबीसी। वहीं पर दोस्तों अगर हमसे प्लेटलेट्स का अनुपात भी पूछ ले, बिंबाणुओं का अनुपात भी हमसे पूछ लिया जाए, तो आप बताओगे 600 अनुपात 1 अनुपात 40। ये बहुत अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको जो है इंपॉर्टेंट भी यहां लिख सकते हो। आपसे पूछा जा सकता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी व प्लेटलेट्स का अनुपात कितना होता है, तो आप बताएंगे 600 अनुपात 1 अनुपात 40। ठीक है, इसको भी आप एक बार नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लगातार अगर क्लासेज लेते रहेंगे, कोर्स से जुड़े रहेंगे, तो जरूर आपको फायदा होगा और निश्चित ही सफलता का परचम हम लहराएंगे। हम आपके साथ हैं। हम जैसे जैसे बताएं, प्रत्येक टीचर जैसे जैसे आपको बताता जाए, वैसे वैसे दोस्तों आप तैयारी करते चलें। टेस्ट पेपर्स हम जो लेते चलें ऑनलाइन, उनको भी आप देते चलें। ठीक है, इसके अलावा जो नोट्स आप कॉपी में बना रहे हैं उनको भी रिवाइज करते चले। सफलता की गारंटी इसमें इसलिए है कि लगातार अगर कोई सिलेबस को फॉलो करेगा, रिवीजन करेगा, साथ के साथ पढ़ता रहेगा, रोजाना रेगुलर क्लासों में, टीचर के गाइडेंस में, संबंधित विषय के टीचर के गाइडेंस में, तो वो जरूर सफल होगा। ठीक है, उतार लिया होगा आपने। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अगले पेज पर हम चले तो हमने कहा दोस्तों कि भाई जो हमारा ब्लड है, हमारा जो रक्त है, वो दो चीजें रखता है अपने पास। ठीक है, एक तो रखता है प्लाज्मा। कौन रखता है दोस्तों, प्लाज्मा रखता है। और एक रखता है आपका रुधिर कणिका। रुधिर कणिका, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, एक बार दोबारा बता रहा हूं ताकि आपके और अच्छे समझ में आ जाए। अब देखिए दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का 50 से 55% यानी मैक्सिमम पार्ट बनाता है। ठीक है, और रुधिर कणिका की बात करें तो ये बनाता है 40 से 45%। ठीक है, रुधिर कणिकाएं अभी मैंने आपको बताई थी, एक आरबीसी होती है, एक आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, और एक आपका होता है प्लेटलेट्स। इसके बारे में हम विस्तृत बात कर चुके हैं, इसलिए यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। लेकिन अगर बात करें प्लाज्मा की, तो दोस्तों प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों क्या, जल, वाटर पाया जाता है, और ये लगभग होता है 90 से 92%। ठीक है, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, जल की मात्रा पाई जाती है, और ये होती है 90 से 92%। बचा हुआ जो पार्ट होता है वो होता है दोस्तों प्लाज्मा में प्रोटीन का। किसका पार्ट होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है। मैं बताऊं आपको, एक तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन की बात करें, ये प्रोटीन आपके प्लाज्मा में होगा। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन या सिर्फ थ्रोम्बिन भी आप कह सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो भी रक्त में होता है, प्लाज्मा में। इसके अलावा आपके एक प्रोटीन होगा इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो भी रक्त की प्लाज्मा में पाया जाता है। और इसके अलावा एक प्रोटीन और है जिसका नाम है ग्लोब्यूमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन है। ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन और ग्लोब्यूमिन प्रोटीन, ये चारों प्रोटीन जो हैं, ये चारों प्रोटीन है, कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। इतनी सारी चीजें बनाने की वजह से रक्त का अधिकतम पार्ट भी किसका है, प्लाज्मा का ही है। तो इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है दोस्तों, ये जमाते हैं रुधिर का थक्का, जिसमें इनकी सहायता पिछले पेज पे मैंने बताया था कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। ये दोनों रुधिर का थक्का जमाते हैं। प्लेटलेट्स इनका सहायक है, अंग है या सहायता करता है। इम्यूनोग्लोबिन और ग्लोब्यूमिन हमारी रुधिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा
इम्यूनोग्लोबिन और ग्लोब्यूमिन जो है प्लाज्मा में जल की मात्रा का संतुलन करते हैं, परासरण संतुलन, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है, बैलेंस है, उसको भी, ब्लड के उस प्रेशर के बैलेंस को भी बनाए रखते हैं रक्त में इम्यूनोग्लोबिन और ग्लोब्यूमिन। तो ये रक्त के पार्ट हैं। इस पार्ट की हमने बहुत ही विस्तृत चर्चा की है। उसके बाद में इस पार्ट को और आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है रक्त का, उसमें हम देखेंगे कि माता और पिता का ब्लड ग्रुप अगर ए बी या ओ होता है तो उनके पैदा होने वाली संतान जो है वो कौन सी होगी। इसके अलावा ब्लड ग्रुप को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, किस प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी का ब्लड एक दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है, रुधिर आधान की प्रक्रिया क्या है, RH कारक क्या है, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।